Hello students, welcome to Dia Educate. Smart Mind, Smart Solution. So we, goal guiders, we create future. As we all know, to achieve our goals, we must study hard and well. And study well तभी हो सकती है अगर आप किसी skilled educational platform के साथ जुड़े रहें. So our educators try their level best to make you achieve your targets or your goals. You can say that we help to create your future. So I, Kajal Yadav, your chemistry mentor, will guide you in your chemistry subject and will try to make it easier and understandable. सेशन शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि दिया एजुकेट्स दैट इज गोल गाइडर्स में ऐसा क्या है कि आपको हमारे साथ जुड़े रहना चाहिए. All the educators in our team are highly qualified and we always will try to interact more and more with you. And for this, हम क्या करेंगे, हम डेली 2 सेशंस रखते हैं फॉर पर एजुकेटर एंड वी फोकस ऑन क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट. वी डू नॉट बिलीव इन रटाफिकेशन एंड हम कभी भी नहीं कहेंगे कि रट्टा मारो. वी ऑलवेज मेक यू लर्न बाय अंडरस्टैंडिंग. सो व्हाट वी डू इज हम अपने चैप्टर्स को सेग्रीगेट करेंगे और फॉर ईच कंसेप्ट हम क्या प्रोवाइड करेंगे, क्वेश्चंस जितने भी हमसे पॉसिबल हो सकेंगे. सो वी डू क्विजेस, क्वेश्चनियर्स, डिस्कशंस, लाइव टेस्ट एंड मच मोर. स्टूडेंट्स, अगर आपको फॉर्मेट पता हो कि क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, सो इफ यू आर अवेयर ऑफ द बेसिक थिंग्स, देन कभी भी पेपर अटेम्प्ट करने में मुश्किलें नहीं आती. एंड मोर ओवर द पेपर सीम्स टू बी क्वाइट easy. So we will conduct your test sessions according to the 2020-21 format, and our top ranker, Diya Kashyap, which is the main lead of the company, is a highly qualified teacher with the 18 plus years of the experience. Diya ma'am सक्सेस सीडी की फैकल्टी में रह चुकी हैं, अनअकैडमी की फैकल्टी मेंबर हैं, टीचिंग भारत के एक्स फैकल्टी हैं, इवन आईवीएस के भी एक्स फैकल्टी रह चुके हैं. शी इज ऑल्सो द कंटेंट क्रिएटर ऑफ द एग्जाम फेयर फॉर द क्लासेस 11th and 12th. Her profile is very much good. What we will now focus is that we will not just stick to the science, हम बाकी सब्जेक्ट्स को भी आपको प्रॉपर नॉलेज दे पाए, हमारी यही कोशिश रहेगी. हमारी टीम में इंक्लूड होते हैं, इंक्लूडिंग मी, आवर टीम हैज द मेंबर्स दैट इज मानसी मैम, शालू मैम, साधना मैम एंड निशु मैम. एंड टेलीग्राम पे ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए एंड ऊपर दिए गए लिंक को वहां फिल कीजिए एंड लिंक भरते ही आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जिसका नाम है दियाज जिम. एंड ये ग्रुप हमने अपने स्पेशली अपने प्यारे बच्चों के लिए बनाया है. दियाज जिम का मतलब है आवर जिम, दैट इज यू ऑल स्टूडेंट्स आर जिम फॉर अस, यू ऑल आर प्रीशियस टू अस एंड वी विल हेल्प यू इन ईच एंड एवरी वे टू अचीव योर goals. So let's start with our today's lecture. So students, let's start with the class 9 science chapter number 1, matter in our surrounding theory video, in which we will cover the topics for today, that is, can matter change its state, and second one we will cover its evaporation. क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है? प्रीवियस थ्योरी वीडियो में हमने कवर किया था कि स्टेट ऑफ मैटर्स कौन कौन सी होती हैं. स्टेट्स ऑफ मैटर 3 करी थी हमने, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. हमने देखा था कि जो सॉलिड है वो क्या बन सकता था, लिक्विड बन सकता था. जब हमने क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो करी थी उसमें भी देखा था कि सॉलिड, लिक्विड, गैस इंटरचेंजेबल थे. तो इसका मतलब मैटर जो है अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है, राइट? तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो, दैट इज कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट. सो कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट. हमें पता है क्या कि जो ऑब्जर्वेशंस हमने देखी थी पिछले थ्योरी वीडियो में, उससे भी और खुद भी हमने अपनी डे टू डे लाइफ में ये चीज देखी हुई है कि जो वाटर है, वाटर इट एग्जिस्ट इन द 3 states of matter, 3 states of matter. वाटर ही तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में एग्जिस्ट कर सकता है. जैसे कि सॉलिड की अगर बात करें तो वाटर इन सॉलिड इज आइस. वाटर अगर लिक्विड की बात करें, और लिक्विड में वाटर को वाटर ही बोलते हैं, है ना. और अगर वो गैसियस स्टेट में है, इट मीन्स इट इज अ वाटर वेपर, राइट? तो ये तीनों स्टेट्स ऑफ में
जो हमारा वाटर है एग्जिस्ट करता है. सो व्हाट हैपेंस इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ द स्टेट. क्या होगा जैसे आइस से वाटर गया या वाटर से आइस बना, आइस से गैस बना, गैस से लिक्विड बना या वाटर बना, राइट. इन सब चेंजेस ऑफ स्टेट में एग्जैक्टली इनसाइड द मैटर होगा क्या जिसकी वजह से ये चेंजेस आ जाते हैं, राइट. ये पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के उनमें क्या फर्क पड़ता है, राइट. और क्या चीज हम सोच सकते हैं कि ये चेंज ऑफ स्टेट हुआ कैसे. सो वी नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन, राइट. So the first thing we have to answer is what is the effect of temperature in the change of state of matter. इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर मैं करूं क्या 150 ग्राम ऑफ आइस ले लूं एक बीकर के अंदर एंड उसमें सस्पेंड कर दूं क्या एक थर्मोमीटर और एंड इट्स बल्ब इज इन कंटैक्ट विद द आइस. मतलब मैंने क्या कर दिया, ये जो थर्मोमीटर मैंने कनेक्ट किया हुआ है इसका जो बल्ब है वो आइस के अंदर है, राइट. ये मैंने क्या करना, अब मुझे इसको हीट करना है इन ऑन अ लो फ्लेम. टेम्परेचर मैं नोट करूंगी वो टाइम पे जहां पर आइस मेल्ट हुई, जहां पर आइस मेरी मेल्ट हुई वो टेम्परेचर मैंने नोट डाउन कर लिया, राइट. नाउ द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज कन्वर्टेड इनटू द वाटर, सारी की सारी आइस जब क्या बन गई, वाटर बन गई, उस टाइम पे क्या टेम्परेचर होगा वो नोट कर लेंगे. अपनी ऑब्जर्वेशंस को हम रिकॉर्ड कर लेंगे फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ द सॉलिड टू द लिक्विड स्टेट. आइस क्या बन गया, वाटर बना, तो हम ये पूरा हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, राइट. और हमने क्या करना है, जो हमने क्या करना है, ग्लास रॉड लिया बीकर के अंदर और उसको हमने क्या करना है, हीट करना व्हाइल स्टिरिंग टिल द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग. उसको हम हिलाते रहेंगे हिलाते रहेंगे हिलाते रहेंगे इस ग्लास स्टर से, राइट. अब मैं थर्मोमीटर पे पूरी नजर गाड़ कर अगर रखूं तो टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज वेपराइज्ड, जब तक मैं उसको देखती रहूंगी, अपनी ऑब्जर्वेशंस को मैं रिकॉर्ड कर लूंगी. अब जब ये वाटर मेरा क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा गैसियस स्टेट में बन जाएगा. तो पहले आइस का वाटर बना, वाटर का क्या बन गया, गैसियस स्टेट, मतलब स्टेट चेंज हो गई. तो इसका मतलब ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड्स का टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी ऑफ द पार्टिकल्स वो भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी. ड्यू टू दिस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स हैं वाइब्रेट करना स्टार्ट कर जाएंगे. इसके बीच में अगर ये पार्टिकल्स हैं ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर जाएंगे विद अ ग्रेटर स्पीड, राइट. ये एनर्जी जो है सप्लाई हम करते हैं बाय हीट overcomes the force of attraction between the particles. अब क्या होगा अगर ये दो पार्टिकल्स स्ट्रांगली हेल्ड है, मैंने इनको एनर्जी दी, एनर्जी से ये एनर्जी जो है इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर देगी, मतलब तोड़ देगी. और क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी पार्टिकल्स कम हो जाएगा. जो पार्टिकल्स हैं अपनी फिक्स पोजीशन छोड़कर वो रैंडमली मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ज्यादा फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देंगे. एक स्टेज आएगी जब सॉलिड मेरा मेल्ट होगा और क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा. द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स to become a liquid at the atmospheric pressure is called melting point. तो melting point क्या हो गया, melting point is a point or it is a temperature at which a solid starts, or we can say a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure. कोई प्रेशर नहीं दे रहे उस टाइम पर, हम उसको नॉर्मल एटमॉस्फेयर के प्रेशर के अंडर जब सॉलिड मेरा लिक्विड बनता है उस पॉइंट को हम मेल्टिंग point बोलते हैं. So the melting point of the solid is an indication of the strength of the force of attraction between its particle. जिस पॉइंट का अगर हम बात करें, let's say कोई आयरन है, आयरन को मैं मेल्ट करना स्टार्ट करूंगी, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो जाता है. क्यों, क्योंकि आयरन में ना बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. लेकिन वहीं अगर मैं बात कर दूं आइस की,
आइस हल्के से टेम्परेचर से मेल्ट होने लग जाती है, तो इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आइस के मॉलिक्यूल्स में कम है एज कंपेयर टू दी आयरन वाले मॉलिक्यूल्स। तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या बताती है, स्ट्रेंथ बताती है ऑफ द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, राइट। अब आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, ये कितना होता है, ये होता है 273 केल्विन, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस क्या कर जाती है, मेल्ट कर जाएगी, राइट। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, दैट इज द चेंज ऑफ द सॉलिड स्टेट इनटू द लिक्विड स्टेट, इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन। जब मेरा सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा, किस में चेंज होगा, लिक्विड में चेंज होगा, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्यूजन। क्या कहेंगे, फ्यूजन कहेंगे, राइट। तो जब सॉलिड मेल्ट करता है, इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। अब क्या हो गया, सॉलिड एक बार मेल्ट करेगा, अब हीट तो सेम रहेगी, है ना, तो टेम्परेचर सेम रहेगा। अब ये जो हीट हो रहा है, ये चीज कहाँ चली जाएगी, लेट्स सी क्या होने वाला है। क्या होगा, जब हम ऑब्जर्व करते हैं ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग दैट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड टिल द आइस मेल्ट्स। दिस हैपेंस इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर। हम क्या करते हैं, अगर मैं बीकर को हीट करती रहूं, है ना, वी कंटिन्यू टू सप्लाई द हीट। जो हीट है वो यूज किस में हो जाती है, बाय ओवरकमिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जो हीट होगी हम जो दे रहे हैं, इट इज यूज टू ओवरकम द forces of attraction between the particles, right? ये जो हीट एनर्जी है, ये क्या करता है, आइस एब्सॉर्ब करता है विदाउट शोइंग एनी राइज इन द टेम्परेचर। इट इज कंसिडर्ड दैट इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट्स ऑफ द बीकर एंड इज नोन एज लेटेंट हीट। तो क्या बोलते हैं हम, ये जैसे जैसे हीट एनर्जी है हमारी, ये जो हीट एनर्जी है, ये एब्सॉर्ब कौन करता है, इट इज एब्सॉर्ब्ड बाय आइस। आइस इसको क्या कर लेती है, एब्सॉर्ब कर लेती है, और कोई भी राइज इन टेम्परेचर नहीं दिखाती। नो राइज इन टेम्परेचर इज सीन, नो राइज इन टेम्परेचर इज सीन इन दिस केस। तो हम क्या बोलते हैं, हम सोचते हैं, हम कंसिडर कर लेते हैं दैट इट गेट्स हिडन। ये क्या कर गई, छुप गई इनटू द कंटेंट्स ऑफ द बीकर। मतलब जैसे ये बीकर में कंटेंट जो पड़े थे, इनके बीच में कहीं जाकर ये हीट जो है हाइड हो गई, और ऐसी हीट को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलेंगे। सो द हिडन हीट into the contents when we are heating a substance, or when we are heating a ice, let's say, it first of all it overcomes the forces of attraction, so it is absorbed by the ice, and we do not see any more rise in temperature. So that means this heat gets hidden in the particles and is known as latent heat, right? जो वर्ड है लेटेंट, उसका मतलब हिडन ही होता है। लेटेंट का मतलब ही क्या है, हिडन। तो हिडन हीट को हम लेटेंट हीट बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट इज, जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है वो रिक्वायर होती है टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू दी, लाइक बात करें 1 kg का सॉलिड, अगर मैं देखूं, अगर मुझे 1 kg के सॉलिड को लिक्विड में बनाना है, तो हमने पीछे अभी क्या किया था कि सॉलिड से लिक्विड जाने को क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं। तो जो हीट रिक्वायर होती है 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए, उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सॉलिड से लिक्विड को फ्यूजन कहते हैं, जो हीट रिक्वायर होगी वो कौन सी होगी, फिर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगी। सो पार्टिकल्स इन वाटर जो 0 डिग्री सेल्सियस पे होते हैं हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर, बिकॉज आइस के पास जो पार्टिकल्स है उनके अंदर हिडन हीट नहीं है, लेकिन जो हमारे वाटर के पास पार्टिकल्स है उनके पास क्या है, हीट है, जो इसलिए उनकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी। अगर मैं और एनर्जी सप्लाई करती हूँ वाटर को, तो क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत तेजी से भागना शुरू कर देंगे। एट अ सर्टेन टेम्परेचर एक पॉइंट आएगा, जो पार्टिकल है वो इतना ज्यादा एनर्जी ले लेगा कि उनके बीच की जो तो फोर्सेस थी
वो बिल्कुल ही उस फोर्स को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। एट दिस टेम्परेचर हमारा जो लिक्विड है वो क्या बन जाएगा, लिक्विड क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा, राइट। अब लिक्विड मेरा क्या हो गया, गैस बन गया। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब अब क्या आ गया मेरा, पहले मेल्टिंग पॉइंट आया था, अब आएगा बॉइलिंग पॉइंट, जिसका मतलब होता है इट इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, मतलब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को बिल्कुल तोड़कर वो क्या करना स्टार्ट कर जाए, बॉइल करना स्टार्ट कर जाए, ऐसे टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। सो बॉइलिंग जो है एक बल्क फिनोमेना होता है। बॉइलिंग ऐसा नहीं होगा कि बीकर के आधी साइड हो जाएगा, है ना, वो पूरे के पूरे बीकर में सेम रेट से चलता है। इट इज अ बल्क फिनोमेना। जो पार्टिकल्स होते हैं फ्रॉम दिस बल्क ऑफ द लिक्विड, वो इतनी एनर्जी ले लेते हैं कि वो किस में चेंज हो जाए, वेपर स्टेट्स में चेंज हो जाए। तो वो इतनी एनर्जी क्या करते हैं, ले लेते हैं, राइट। वाटर के लिए जो टेम्परेचर है, या फिर बॉइलिंग पॉइंट ही अगर हम कहें, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, इट इज 373 केल्विन, और वी कैन से दैट 100 डिग्री सेल्सियस, राइट। 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 273 प्लस 100, बिकॉज 0 डिग्री सेल्सियस होता है 273 केल्विन, तो 100 कितना होगा, प्लस 100 कर देते हैं, तो 373 केल्विन इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या करता है, स्टार्ट्स टू बॉइल। अब मैं क्या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को डिफाइन कर सकती हूँ, जैसे मैंने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को डिफाइन किया था। बिकॉज अब देखते हैं, अब जो वाटर वेपर है क्या होगा, अब जी लिक्विड है, अगर ये 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जो हीट लगती है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगी, तो 1 लीटर ऑफ लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसको हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, राइट। तो पार्टिकल्स जो होते हैं स्टीम, दैट इज जो वाटर वेपर होते हैं 100 डिग्री सेल्सियस में, उनकी एनर्जी फिर किससे ज्यादा होगी, जैसे लिक्विड की एनर्जी, लिक्विड के पार्टिकल्स की एनर्जी सॉलिड के पार्टिकल्स की एनर्जी से ज्यादा थे, ऐसे ही जो गैस के पार्टिकल्स की एनर्जी होगी वो लिक्विड के पार्टिकल्स की एनर्जी से ज्यादा होगी। दिस इज बिकॉज जो पार्टिकल्स होते हैं स्टीम में, उन्होंने ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करी है इन द फॉर्म ऑफ latent heat of vaporization, latent heat of vaporization की फॉर्म में उन लोगों ने क्या करा है, ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब किया है, राइट। सो वी infer that the state of matter can be changed into one another by changing the temperature, मतलब टेम्परेचर चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, स्टेट को चेंज कर सकते हैं, राइट। सो वी हैव लर्न दैट द सब्सटेंसेस अराउंड अस चेंज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, फ्रॉम लिक्विड टू गैस, अगर मैं उस पर क्या अप्लाई करती हूँ, हीट करती हूँ, राइट। अब लेकिन कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली चेंज हो जाते हैं। जैसे अब ये सॉलिड है, इस सॉलिड की अगर मैं मेल्ट करती हूँ, मेल्ट कैसे किया मैंने, इसको क्या करी, इसकी हीटिंग करी, राइट। सॉलिड की हीटिंग करने से वो मेल्ट करके क्या बनता है, लिक्विड। लिक्विड को मैं और क्या कर दूं, बॉइलिंग करूं अगर इसकी, तो मुझे क्या मिलेगा, मतलब अगर हीट ही और फर्दर करूं तो मुझे क्या मिल जाता है, गैस मिल जाता है। और अगर इन रिवर्स देखें, गैस को कूल करो लिक्विड, लिक्विड को कूल करो सॉलिड बन जाता है ना। लेकिन कुछ ऐसे लिक्विड भी होते हैं जो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली सॉलिड से क्या बन जाते हैं, क्या बनते हैं, गैस बन जाते हैं। सो द लिक्विड दैट कैन चेंज देयर स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस, इस टाइप ऑफ फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, sublimation कहेंगे। So the sublimation is the phenomena of changing the solid directly into the gas without going into the liquid interface, मतलब आएगा ही नहीं लिक्विड इंटरफेस हमारा, डायरेक्टली सॉलिड जो है गैस बन जाएगा, राइट। तो ये कैसे होगा,
हम एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, जैसे कैम्फर होता है। अभी हमने देखा था कि जो कैम्फर है, थ्योरी वीडियो में भी देखा था, क्वेश्चन आंसर्स में भी बताया था कि जब सर्दियों के कपड़े हम क्या करते हैं, रख देते हैं, है ना, तो वो कैम्फर की गोलियां डाल के रखते हैं उसमें। सर्दियों के, गर्मियों के, जब एक सीजन के कपड़े बेड में रखते हैं तो हम कैम्फर की गोलियां डालते हैं, नैप्थलीन बॉल्स डाल देते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब नेक्स्ट सीजन में खोल के देखते हैं वो नैप्थलीन बॉल्स डिसअपियर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो सॉलिड था वो डायरेक्टली किस में चेंज हो गया, नैप्थलीन बॉल्स का गैस में चेंज हो गया, राइट। तो वो भी एक एग्जांपल किसका है, हमारा सब्लिमेशन का। इस केस में क्या होने वाला है, हम लेंगे कुछ कैम्फर लेंगे, कैम्फर या फिर अमोनियम क्लोराइड, दैट इज NH4Cl, इसका नाम क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड लेंगे, या क्या लेंगे हम लोग, कैम्फर लेंगे, राइट। और उसको क्रश करके चाइना डिश में हम डाल लेंगे, एक इन्वर्टेड फनल उस पर रख दिया, और जो फनल का ओपनिंग है उसको कॉटन प्लग से कवर कर दिया, राइट। अब उसको स्लोली स्लोली हम क्या करेंगे, हम हीट करेंगे। अ चेंज ऑफ द स्टेट हम चेक करेंगे, दिखेगी फ्रॉम सॉलिड टू गैस डायरेक्टली, सॉलिड से गैस बन जाएगा डायरेक्टली, एंड क्या हो जाएगा, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। और अगर कोई चीज गैस से भी सॉलिड बन जाए तो वो भी क्या कहलाती है, सब्लिमेशन ही कहलाएगी। सो सब्लिमेशन हैज टेकन place inside this dish, right? So this is how we can say that a substances can change their state of matter with change in temperature. तो क्या प्रेशर का भी कोई इफेक्ट आता है in changing the state of the matter? Let's see. अब डिफरेंसेस देख लिए हमने कि मतलब जो डिस्टेंस होती है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, अगर तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पास पास बैठे हो तो सॉलिड है, थोड़ा दूर हो तो लिक्विड है, ज्यादा दूर हो तो गैस है ना। तो डिस्टेंस बहुत मैटर करती है इस चीज में। अब क्या होगा अगर मैं एक गैस जो होती है उसको कंप्रेस कर दूं, है ना, क्या गैस को मैं कंप्रेस करने से क्या उसके पार्टिकल्स पास आ जाते हैं? डू यू थिंक दैट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ द मैटर? यस। अगर जैसे एक बीकर के अंदर गैस पड़ी होगी, एक बीकर को अगर मैं कंप्रेस कर दूं, लेट इसके अंदर एक गैस है, मैं इसके ऊपर लगा दूं पिस्टन, राइट। अब पिस्टन को मैं अगर प्रेशर दूंगी, वो क्या करेगा, अंदर जो गैस पड़ी होगी वो क्या हो जाएगी, लिक्विफाई होना स्टार्ट हो जाएगी। तो एक छोटी सी अगर हम देखें इसी में ही, ये जो पिस्टन है, अप्लाइंग करेंगे अगर इस पे प्रेशर और टेम्परेचर इसका कर दे कम, तो ये जो गैसेस हैं वो क्या कर सकती हैं, लिक्विफाई कर सकती हैं। सो द गैसेस कैन बी liquefied in this. Have you heard of a solid carbon dioxide? कभी सुना है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी सॉलिड होता है इन नेचर? गैसियस तो कार्बन डाइऑक्साइड हर बार सुना है, लेकिन सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब क्या होता है कि इसको है ना, हमने क्या किया है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर रखा है डायरेक्टली टू द गैसियस स्टेट, और उसमें जैसे अब ना इसको हम है ना एक उसमें रखते हैं, बीकर के अंदर स्टोर करके रखते हैं, और अंडर हाई प्रेशर उसको बहुत प्रेशर देकर रखते हैं ताकि ये कैसा रहे, ये सॉलिड रहे, राइट। जैसे ही प्रेशर रिलीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, ये क्या बन जाएगा, फिर से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अब क्या होगा, लिक्विड स्टेट में नहीं आएगा ये सॉलिड, डायरेक्टली गैस बन जाएगा, राइट। दिस इज द रीजन दैट द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस। दिस इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस, सूखी हुई बर्फ, है ना। कि क्या होगा, बर्फ का सीधा बन जाएगा क्या, हमारा बर्फ का सीधा बन जाएगा, गैस बन जाएगा, लिक्विड नहीं बनेगा। जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड को इतना प्रेशर में रखा हुआ था कि वो सॉलिड बन रखा था, अब जैसे ही वो प्रेशर रिलीज करके 1 एटमॉस्फेरिक में लेकर जाएंगे, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसमें लेकर जाएंगे तो वो डायरेक्टली किस में चेंज हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा, और इसीलिए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज द ड्राई आइस, राइट। द नेक्स्ट इज, हम क्या बोलते हैं कि जो लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, ये सारी चीजें क्या हो गई अब, कि जो प्रेशर है और टेम्परेचर है वो ही डिटरमाइन करते हैं कि क्या स्टेट होगी किसी भी मैटर की, वेदर इट विल बी अ सॉलिड, लिक्विड और गैस।
the pressure and the temperature determines their state, right? Interconversion हो सकती है किसकी, states की, from one to another. जो liquid है वो क्या करता है, वेपराइज करता है. अगर लिक्विड के वेपर क्या देते हैं, गैस, और गैस की कंडेंसेशन क्या देती है, लिक्विड. लिक्विड को अगर सॉलिडिफाई कर दे, लिक्विड को कूल कर दे, तो सॉलिड को फ्यूज कर दे तो क्या बनता है, या फिर सॉलिड को क्या कर दे, मेल्ट करना स्टार्ट कर दे तो क्या बनता है, लिक्विड. सॉलिड की सब्लिमेशन या गैस की सब्लिमेशन दोनों को क्या देती है, एक दूसरे में कन्वर्ट कर देती है. सॉलिड टू लिक्विड, solid to gas or gas to solid is known as sublimation. That is changing into the state of each other without going into the liquid interface. So this is the topic of that matter can change their state or not. The next topic for today we have is evaporation. कि evaporation क्या होगा, मतलब अब हमें क्या चाहिए, do we always need to heat or change pressure for changing the state of matter? कोई भी change करना हो मुझे, liquid से gas, gas से liquid, solid to liquid, liquid to solid, जो भी मुझे state change करना है, तो क्या मैं हर बार heat या pressure का need लूंगी, मतलब मुझे उसकी जरूरत होगी, right? तो can you quote some example from everyday life where you change the state from liquid to vapor takes place without the liquid reaching the boiling point? कि मतलब ऐसा नहीं है कि liquid की boiling point आया. अब जैसे अगर मैं बात करूं, मैं चलती चलती अगर मुझसे पानी गिर जाए हाथ से, तो क्या वो पानी जब तक 100 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाता वो बॉयल नहीं होगा, वो ऐसे ही फर्श पे पड़ा रहेगा. अगर ये पानी है, मतलब क्या ये फर्श पे ऐसे ही पड़ा रहेगा जब तक इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं आ जाता? क्या हुआ ऐसा कभी? क्या जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मैं बहुत दिन तक मैं एक ग्लास में पानी रख दूं, अगर मैं उस ग्लास पे लेवल मार्क कर दूं कि किस लेवल पे मेरा पानी है, तो अगर मैं उसको बहुत टाइम बाद देख लूं, अगर वो चाहे माइन्यूट हो, वो क्या करता है, अपना लेवल डिक्रीज करता है. गीले कपड़े हैं, अब गीले कपड़ों में क्या है, वाटर पड़ा है. वेट क्लोथ्स के अंदर क्या है, वाटर ही तो है, चाहे जैसा मर्जी हो, कम हो ज्यादा हो, पर है तो वाटर ही. अब ये जो वाटर है लिक्विड स्टेट में ही है. अब क्या गीले कपड़ों का टेम्परेचर मुझे 100 डिग्री सेल्सियस करना पड़ता है कि उसमें से पानी निकल जाए? अगर मैं इतने टेम्परेचर पे गर्म करूंगी कपड़ों को तो कपड़े तो जल जाएंगे. तो ये पानी का हुआ क्या, ये पानी जो ये गीले कपड़ों में था, ये जो मेरे से जमीन पर गिर गया था या फिर मैंने ग्लास में रखा था, इनका हुआ क्या? अब क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर के, ये हमेशा ना मूविंग में रहते हैं, ये हमेशा ना चलते रहता है. ऐसा नहीं है कि यहाँ बैठा तो यहीं बैठा रहेगा, नहीं, ये बहुत एक्टिव होते हैं, तो ये ना चलते रहते हैं, बहुत मूव करते हैं, है ना. दे आर नेवर एट रेस्ट. गिवन टेम्परेचर पे इन एनी गैस, लिक्विड या सॉलिड, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, अलग अलग अमाउंट्स में काइनेटिक एनर्जी इनके पास होती है, चाहे कम चाहे ज्यादा होती जरूर है. लिक्विड्स के केस में अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स क्या करते हैं, जो सरफेस के ऊपर होते हैं. जैसे अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जैसे ग्लास का पानी जो है वो जो सरफेस वाला है वही उड़ेगा ना, ये तो है ना, नीचे बॉटम वाला कहेगा नहीं मैं तो पहले जाऊंगा तू बाद में आ जाइयो, ऐसा तो नहीं होता ना. जो सरफेस वाला होगा वही पहले क्या करता है, निकलता है. तो जो पार्टिकल्स एट द सरफेस है उनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, हाई होती है सबसे, राइट. काइनेटिक एनर्जी इनकी अगर हाई है तो इसका मतलब इतनी तो होगी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या कर जाए, थोड़े वीक पड़ जाए, और वो किस में स्टेट में चेंज हो जाए, वेपर स्टेट में चेंज हो जाए. बिकॉज एनर्जी ही मिलती है ना पार्टिकल्स को, जिसकी वजह से उनके बीच की जो फोर्सेस हैं वो क्या हो जाती है, वीक पड़ जाती हैं, है ना. दिस फिनोमेना इन विच द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट is called as evaporation. तो क्या होता है evaporation? It is the phenomena of change of a liquid into what? Into vapors. Vapors में क्या हुए, liquid change हुए
एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे बॉइलिंग पॉइंट से कम वाले पे, एनी टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट। अब क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर वाले बिलो बॉइलिंग पॉइंट, ये तो पता ही नहीं क्या लिखा गया, तो बिलो बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट पे तो आके वो तो सिंपल बॉइल करेगा ही, फिर तो उसने वेपर्स बनना ही है। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से अगर पहले वेपर्स बन जाए तो उस फिनोमिना का नाम होता है इवेपोरेशन, राइट। इवेपोरेशन होते हैं, गीले कपड़े सूख जाते हैं, ग्लास में से पानी कम हो जाता है, सरफेस पे पोछा मारते हैं, जब पोछा भी तो सूखता ही है ना, अगर गीला पोछा मार दो कि उसको टाइम लगेगा पर वो सूख जाता है ना, तो वो सूख जाता है पानी। क्यों? ये नहीं कि उसका 100 डिग्री हो गया, नहीं, उसमें क्या हो गई, इवेपोरेशन हो गया, बिकॉज जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स क्या कर जाते हैं, अपनी जो है उनके बीच की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उसको ओवरकम करके वेपर्स में चेंज हो जाते हैं, राइट। अब ये जो इवेपोरेशन है इसको कुछ फैक्टर्स अफेक्ट भी करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि इवेपोरेशन होती रहेगी, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ना, उसको भी मतलब तंग करने के लिए कोई तो आएगा ही आगे, है ना। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एक्टिविटी कि क्या होगा, हमारा जो इवेपोरेशन उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। हमने क्या लिया, 5 ml वाटर लिया एक टेस्ट ट्यूब के अंदर और अपनी विंडो के पास रख दिया, खुली विंडोज होती हैं जैसे उसके पास रख दिया, फैन के अंडर रख दिया पानी को, राइट। अब क्या करा, वही 5 ml ऑफ वाटर हमने, ये तो जैसे हमने टेस्ट ट्यूब में लिया था एक, है ना, ये तो बहुत बड़ी सी दिखा दिया, बीकर में नहीं लेना है, एक टेस्ट ट्यूब में लेना है और एक चाइना डिश में लेना है। ओपन होती है ना चाइना डिश, ऐसी खुली सी होती है, और उसको भी या विंडो के या फैन के नीचे रख देना है। अब 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश को हमने क्या कर देना है, इनसाइड दी कबर्ड भी रख देंगे, क्या कर देना, इनसाइड दी कबर्ड भी हम उसको रख देंगे। ये तो हो गया बंद, ये वाला पानी 5 ml हमारा हो गया बंद, ये वाले खुले पड़े हैं, ठीक है, ये वाला पानी हमारा ओपन में है। अब हमने क्या करना है, रूम का टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है। रूम टेम्परेचर वैसे तो 25 डिग्री सेल्सियस के अराउंड ही होता है, तो रिकॉर्ड भी कर लेंगे कि रूम टेम्परेचर क्या है। रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेकन फॉर द इवेपोरेशन प्रोसेस इन द अबव केसेस। इसमें कितने टाइम में या कितने दिन में, कितने घंटों में इसमें इवेपोरेशन होती है, इसमें कितने घंटों में, दिनों में इवेपोरेशन होती है, और इसमें कितने दिनों में होती है, तो ये चीजें हम चेक करेंगे। अगर मैं यही सेम एक्टिविटी को रिपीट कर दूं, तीनों स्टेप्स ऑफ एक्टिविटी को मैं रिपीट कर दूं, किसमें, रेनी डेज में, किसमें, रेनी डेज के टाइम पे, फिर मैं अपनी अगर ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करूं तो क्या होगा, तो कुछ अफेक्ट आएगा। तो अभी हम इसमें क्या चेक करेंगे कि जो टेस्ट ट्यूब होता है इसमें सरफेस एरिया पार्टिकल्स को कम मिलता है, चाइना डिश में बहुत खुले से पार्टिकल्स पड़े हैं तो सरफेस एरिया यहाँ पे ज्यादा है। विंड होता है, विंड की वेलोसिटी, जैसे हवा के पास पड़ा है कोई चीज, फैन है विंडो के पास है जैसे, या तो एक हमारे किसके अंदर है, एक हमारे कबर्ड के अंदर रख दिया। तो ये सारी चीजें क्या इवेपोरेशन को अफेक्ट करती हैं? जी हाँ, बिल्कुल करेंगी। कैसे करेंगी? इंक्रीज इन सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो इवेपोरेशन क्या होता है, सरफेस फिनोमिना होता है। फर्स्ट थिंग हमें क्या पता होनी चाहिए, इट इज अ सरफेस फिनोमिना। अब जैसे कोई पानी गिर जाता है, अगर पानी थोड़ा सा ऐसे गिर जाए यहाँ पर एक, तो हम क्या करते हैं, उसको पोछा मार के ना उसको फैला देते हैं, है ना, वो पानी हम पूरा फैला देते हैं ताकि, और वो थोड़ा क्या हो जाता है, जल्दी सूख जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज कर जाता है ना। अब क्लोथ्स को जब हम ऐसा तो नहीं है, गीले कपड़ों को हम बिल्कुल टाइट टाइट, हम ऐसे जैसे गीला एज इट इज तारों पे हमने ऐसे गीले कपड़े टांग दिए, है ना, ऐसा तो नहीं होता ना। अब ये जो भी बनी है, जो भी है ना, तो ये गीला कपड़े को हम ऐसे तो नहीं टांगते, गीले कपड़े को हम क्या करते हैं, खोल खोल के टांगते हैं। जैसे टॉवल है, हम उसको पूरा ऐसे खोल के डालते हैं, ताकि क्यों, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ने से क्या इंक्रीज हो जाती है, जल्दी सूख जाता है, मतलब इवेपोरेशन इंक्रीज कर जाती है। सो इंक्रीज इन सरफेस एरिया इंक्रीजेस इवेपोरेशन, इवेपोरेशन को इंक्रीज कर देता है, राइट। और जो टेम्परेचर है,
इंक्रीज इन टेम्परेचर, वो तो इवेपोरेशन को इंक्रीज करेगा ही। क्यों? सबको पता है टेम्परेचर इंक्रीज होने से पार्टिकल्स के बीच का क्या होता है, हमारे बॉन्ड्स जो हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या हो जाती हैं, वीक पड़ जाती हैं, टूट जाती हैं, और वो वेपर्स में इजीली कन्वर्ट हो जाती है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। सो विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट। अब क्या होता है, ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है, रेनी डेज में हम बोलते हैं बहुत ह्यूमिडिटी है बाहर ना, कि क्यों होता है, वाटर वेपर्स की प्रेजेंस जब होती है ना एयर में, इट इज द वाटर प्रेजेंट इन एयर, इसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं, राइट। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। अब ऐसा नहीं है कि एयर में पानी पड़ा ही है, तो गिवन टेम्परेचर के ऊपर उसके पास भी एक लिमिट होती है ना। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई, अगर मैं क्या कर दूं, यहाँ पे एयर में ना पानी बहुत ज्यादा है, बहुत ह्यूमिडिटी है, मतलब रेनी डेज चल रहे हैं, बहुत ह्यूमिडिटी है एयर में, तो पानी ऑलरेडी है, तो ये वाला पानी जाएगा ही नहीं, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ह्यूमिड डेज में क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। सो ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस इवेपोरेशन, राइट। तो ह्यूमिडिटी क्या कर देता है, इवेपोरेशन को कम कर देता है। लास्ट क्या था, एक हमने विंडो या फैन के पास रखा था, एक हमने बंद रखा था, इसका मतलब जो विंड स्पीड होती है वो भी अफेक्ट कर रही है, कैसे कर रही है, लेट्स सी। अब क्या होगा, कॉमन ऑब्जर्वेशन है, जो कपड़े हैं वो कब जल्दी सूख जाते हैं, जब हवाएं चल रही हो, अगर हवा ना चल रही हो तो कपड़ों को सूखने में थोड़ा टाइम लगता है। सो विद द इंक्रीज इन द विंड स्पीड, इंक्रीज इन विंड स्पीड क्या होता है बच्चों, इसमें होएगा हमारा जो पार्टिकल्स है वाटर वेपर के, वो क्या करते हैं, वाटर वेपर के पार्टिकल्स जो है उड़ जाएंगे, वाटर वेपर वाले पार्टिकल्स जो होते हैं वो उड़ जाते हैं हवा में, ऐसे बिखर जाएंगे, है ना, वाटर वेपर के पार्टिकल्स अपने। तो क्या होगा, दे विल मूव अवे विद द विंड, जिसकी वजह से सराउंडिंग्स में हम देखेंगे जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है वो क्या हो गया, कम हो गया। सो इट मींस इंक्रीज इन विंड स्पीड इंक्रीजेस द इवेपोरेशन, राइट। सो द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन कौन कौन से हो गए हमारे, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतनी ज्यादा इवेपोरेशन, जितना टेम्परेचर उतनी इवेपोरेशन, जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी उतनी कम इवेपोरेशन, और जितनी ज्यादा विंड स्पीड उतनी ज्यादा इवेपोरेशन, राइट। तो इस तरीके से जो है इवेपोरेशन होती है। लेकिन ये इवेपोरेशन से कूलिंग का क्या मतलब होता है, कि जैसे इवेपोरेशन होगी ठंडा फील होता है ना, कैसे, जैसे अगर मैं एक ओपन वेसल में लिक्विड को रख, लिक्विड उसमें से क्या करे, एक ओपन वेसल है, इसमें से लिक्विड जो है इवेपोरेट कर रहा है, ये इवेपोरेशन है, बॉइलिंग नहीं है, ठीक है। अगर मैं ऐसे ऐसे करती थी वो बॉइलिंग जैसा लगेगा, तो ये इवेपोरेशन है, ये इवेपोरेट कर रहा है। जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के, ये क्या करते हैं, एनर्जी एब्सॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द इवेपोरेशन, है ना। उन्होंने क्या था, इनके बीच में कुछ एनर्जीज थी, जो ये एनर्जी टूट जाते हैं, जिसकी वजह से वेपर बन जाते हैं। अब जो ये ऊपर पार्टिकल्स घूम रहे हैं लिक्विड के, ये सराउंडिंग में से एनर्जी एब्सॉर्ब कर लेते हैं और अपनी वो एनर्जी को रीगेन कर लेते हैं। ये जो एब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी हो रही है फ्रॉम द सराउंडिंग्स, दिस मेक्स द सराउंडिंग कूल। अब जो हमारे सराउंडिंग में आसपास अगर ज्यादा एनर्जी होगी, इसका मतलब ज्यादा क्या होगी, हीट होगी, है ना। अब क्या हो रहा है, इसमें से जो वेपर्स निकल रहे हैं उनके पास एनर्जी कम है, क्यों, क्योंकि एनर्जी तोड़कर ही तो क्या बने थे, पार्टिकल्स वेपर बने थे। तो अब ये एनर्जी क्या करते हैं, ये वाली हीट को अपने में एब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो मतलब हीट क्या हो रही है हमारे सराउंडिंग में, हीट की क्या हो गई, कमी आ गई, हीट की आ गई कमी, है ना। तो हीट कम हो गई, तो इसका मतलब क्या होगा, कूलिंग आ जाएगी इन दी सराउंडिंग्स। सो दिस इज हाउ द absorption of energy from the surroundings make the surroundings cool, right? Then why we should wear the cotton clothes in summer? ये बहुत बार बोला जाता है कि कॉटन के कपड़े पहनो समर्स में, कॉटन के कपड़े पहनो समर्स में, क्यों,
क्या होता है ना कि समर्स के टाइम पे हमें पसीना बहुत आता है ना, बिकॉज जो मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का वो वो क्या करता है, वो चाहता है कि बॉडी क्या रहे, ठंडी रहे, है ना। अब क्या होगा, वी नो दैट ड्यूरिंग द इवेपोरेशन जो पार्टिकल्स है सरफेस के ऊपर वो क्या करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं फ्रॉम दी सराउंडिंग्स, है ना। और क्या होगा, बॉडी सरफेस पे जो पड़े होंगे वो वेपर में चेंज हो जाएंगे। अब स्वेट जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, वेपर में, है ना। और ये वेपर क्या करता है, एनर्जी गेन करता है किससे, सराउंडिंग से, है ना। सो जो हीट एनर्जी है वो किसके इक्वल हो जाती है, जो हीट एनर्जी है इट इज इक्वल्स टू द लेटेंट हीट ऑफ vaporization is absorbed from the body, leaving the body cool. जो latent heat of vaporization है, ये heat energy इसको क्या कर लेती है, absorb कर लेती है। और cotton, because it is a good absorber, cotton जो होता है वो क्या होता है, cotton is a good absorber, बहुत जल्दी absorb कर लेता है। तो cotton अगर good absorber है of water, गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग दी स्वेट, वो स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है और एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर इजी इवेपोरेशन, और वो जल्दी जल्दी उसको इवेपोरेट कर देता है। पसीना जल्दी सूख जाता है कॉटन के कपड़ों में। अगर कोई जैसे बनियान वाला कपड़ा जो होता है ना, अंडरशर्ट्स वाले कपड़े जो होते हैं, अगर उस टाइप के टॉप्स पहनते हैं, फैंसी फैंसी टॉप्स पहनते हैं या फिर जीन्स पहनते हैं, इनमें अगर बाय चांस अगर में स्वेट आता है तो इनमें इवेपोरेशन में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि इनमें एब्जॉर्प्शन इतनी नहीं होती है वाटर की। लेकिन कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, वो क्या करता है, वाटर को बहुत इजीली एब्जॉर्ब कर लेगा, और कॉटन अगर एब्जॉर्ब कर लेगा तो उसका जो स्वेट जो वेपर्स में चेंज हो रहा है वो बहुत जल्दी हो जाएगा, है ना। So during summers we perspire more because of the mechanism of our body which keeps us cool. हमारी बॉडी में ठंडा रखने के लिए we perspire more, right? So we know that during evaporation जो particles है surface पे of the liquid वो energy gain करते हैं सराउंडिंग से या बॉडी सरफेस पे से, और क्या करते हैं, वेपर में चेंज हो जाते हैं। और ये हीट एनर्जी फिर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के इक्वल जो होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, और जिससे हमारी बॉडी क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, राइट। तो दिस इज द रीजन वी शुड वियर द कॉटन क्लोथ्स इन समर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिर हमारा कि व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। अब जैसे जब मैं एक ग्लास में ठंडा पानी रख देती हूँ, है ना, मैं गेस्ट आए, हम उनको पानी देते हैं ठंडा अगर दे रहे हैं तो उनके हम देखते हैं पानी के ड्रॉपलेट्स ऐसे ऐसे ना बाहर लगे होते हैं। क्यों होता है ये, रीजन क्या है इसका, ये वाटर ड्रॉपलेट्स का, है ना। तो देख के बताते बच्चे तुम ठंडा पानी तो नहीं लेकर आए, क्यों, क्योंकि उनको तो ग्लास पे पानी दिख गया, है ना। तो वो तो पहले कह देंगे हाय ठंडा लेकर आयो, गर्म लेकर आना हमारे लिए, तो या नॉर्मल लेकर आना हमारे लिए, तो क्यों, क्योंकि उनको दिख गया। ड्रॉपलेट्स ऑफ द वाटर ऑन द आउटर सरफेस शोज दैट कि जो अंदर पानी पड़ा है वो कैसा है, हमारा आइस कोल्ड, अब बहुत ठंडा है, तभी तो ये वो है हमारा वेपर्स बाहर आ रहे हैं। तो इसका रीजन क्या है, हमने क्या लिया, एक टम्बलर में आइस कोल्ड वाटर ले लिया, सून हमें क्या दिखेगा, एकदम से आउटर सरफेस पे क्या आ गए, ड्रॉपलेट्स आ गए, है ना। ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर वी सी दी वाटर ड्रॉपलेट्स। जो वाटर वेपर्स है प्रेजेंट इन एयर वो क्या हो जाता है, वो आ जाते हैं इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर। जो यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स पड़े हैं ना सराउंडिंग्स में, ये क्या करते हैं, ठंडे पानी के साथ कॉन्टैक्ट में आने की कोशिश करते हैं, और क्या करते हैं, दे लूज एनर्जी। अब एनर्जी अगर इन्होंने क्या कर दी है, लूज कर दी। जब एनर्जी गेन करते थे तो लिक्विड से क्या बनता था, वेपर बनता था, एनर्जी लूज करने से लिक्विड वापस बन जाएगा, और ये लिक्विड जो है फिर यहाँ पर हमारा ऐसे शो होना स्टार्ट हो जाता है। सो विच वी सी एज अ ड्रॉप लेट्स, बिकॉज दी water vapors from the surroundings they come in contact with the cold water and loses the energy and then thus converted into the liquid state। तो इस तरीके से वो क्या कर जाते हैं, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। तो ये था हमारा phenomena of evaporation, right? The last thing we will discuss in this chapter is कि कुछ साइंटिस्ट्स ने क्या किया, आगे बात करनी स्टार्ट करी कि सॉलिड लिक्विड गैस तो सबने देख लिया,
सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये स्टेट्स ऑफ मैटर तो सबने देखा, लेकिन साइंटिस्ट ने और दो स्टेट्स ऑफ मैटर को इंट्रोड्यूस किया, दैट इज द फोर्थ इज प्लाज्मा. So the plasma is the fourth state of matter, and the fifth state of matter is called as Bose-Einstein condensate, right? अब बोस और आइंस्टाइन तो साइंटिस्ट का नाम था. बोस इज एस.एन. बोस, आइंस्टाइन इज द एल्बर्ट आइंस्टाइन, और उनके नाम पे फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर बना था. तो प्लाज्मा को पहले डिस्कस करते हैं. जो प्लाज्मा है वो क्या था? प्लाज्मा इज द स्टेट ऑफ द सुपर एनर्जेटिक एंड द सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स, जिनमें बहुत एनर्जी होगी, बहुत एक्साइटेड होंगे, जो कि हाई टेम्परेचर से क्रिएट होते होंगे. They are created by high temperature, right? The particles, these are in the form of ionized gases. किसकी फॉर्म में होंगे ये? Ionized गैसेस की फॉर्म में होंगे. जो फ्लोरोसेंट ट्यूब है, नियॉन साइन बल्ब्स होते हैं, उन सब के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा प्रेजेंट होता है. जैसे हमारी ट्यूब्स होती हैं घर में, फ्लोरोसेंट ट्यूब्स हैं, वो जो नियॉन बल्ब्स उन सब के अंदर ये आयनाइज्ड गैसेस होती हैं, जो क्या कहलाती है? प्लाज्मा कहलाती हैं, राइट? इनसाइड जो नियॉन साइन बल्ब है, एक कोई नियॉन गैस होती है, और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम गैस होती है, कोई और गैस होगी. ये जो गैस होती है ये आयनाइज कर जाएगी. गैस जो प्रेजेंट होगी वो क्या कर जाएगी? आयनाइज कर जाएगी. दैट इज इट गेट्स चार्ज. उसको वो क्या हो गई? चार्ज हो जाएगी एकदम से, है ना? और जब इलेक्ट्रिक एनर्जी उसमें फ्लो करती है वो क्या हो जाती है? एकदम से चार्ज होएगी, और चार्जिंग अप क्रिएट्स अ प्लाज्मा ग्लोइंग इनसाइड द ट्यूब और द बल्ब. वो क्या क्रिएट कर देता है? प्लाज्मा क्रिएट कर देता है. दिस चार्जिंग अप क्रिएट्स अ प्लाज्मा ग्लोइंग इनसाइड द बल्ब और द ट्यूब. जो प्लाज्मा है वो एक स्पेशल कलर से ही ग्लो करता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द गैस. जैसे सन है, स्टार्स है, ये ग्लो क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द प्लाज्मा इन देम, राइट? जो प्लाज्मा है स्टार्स के अंदर वो क्यों बनता है? बिकॉज उनमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, राइट? लेकिन अगर बात करें बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की, इसमें क्या होता है? ये इंडियन फिजिसिस्ट थे सत्यनारायण नाथ बोस, दैट इज एस.एन. बोस. उसने कुछ कैलकुलेशंस करी थी फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के लिए. उसने अपनी कैलकुलेशन से बिल्ड किया. फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रेडिक्ट किया उसके साथ मिलके, क्या कि जो बोस आइंस्टाइन का कंडेंसेट है वो है हमारा फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, जिसको हम BeC से रिप्रेजेंट भी कर देते हैं, राइट? अब जो BeC है वो जैसे ये हीटिंग से बनता था ना एट हाई टेम्परेचर्स, ये कैसे बनता था? बाय कूलिंग अ गैस. इट इज बाय कूलिंग अ गैस ये बन जाता था, राइट? ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, अबाउट 100,000 ऑफ द डेंसिटी ऑफ द नॉर्मल एयर. मतलब बहुत कम डेंसिटी, बहुत ही एक्सट्रीमली लो डेंसिटी होगी इसकी, सुपर लो टेम्परेचर्स होंगे, है ना? तो इससे हमारी जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है वो क्रिएट हो जाती थी, जिसका नाम क्या था? बोस आइंस्टाइन condensate. So with this we have come to an end of our video. I hope you like it. If you like it, hit the like button, and if you haven't subscribed our channel till yet, तो please subscribe जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा. And please share this video with your friends also. And me, Kajal Yadav, signing off. We will meet in the next video with the new session. Till then, take care. Bye bye. So you can follow us on Instagram, Twitter, YouTube, Facebook. And for more information, please visit on our website, that is diyaeducates.com.